नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 के बच्चे हम जो पढ़ रहे थे वो टॉपिक था हमारा वाष्पन। आज हम आपको बताने वाले हैं वाष्पन के बारे में संपूर्ण जानकारी, और बाकी बचे हुए इस लेसन में जितनी भी टॉपिक होंगी आज उन सबको हम कोशिश करेंगे कि पढ़ लें। सबसे पहले वाष्पीकरण, इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है? वाष्पीकरण। ठीक है ना, क्या है? वाष्पीकरण। सबसे पहले वाष्पीकरण कहते किसे हैं ये आपको जानना होगा। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक आप कह सकते हैं कि जिसमें द्रव पदार्थ गैस पदार्थ में बदलते हैं, या द्रव की अवस्था से गैस की अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। तो ये तो हुआ आपका द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। लेकिन बात वाष्पीकरण से ही पूरी नहीं होती है, यहाँ पे कुछ बातों को और हमें जानना होता है। जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, जैसे द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण हो गया, ये तो आप लिख लेंगे, आप हेडिंग डालेंगे वाष्पीकरण, फिर आप लिखेंगे उसमें किसी द्रव पदार्थ का गैस पदार्थ में बदलना या द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। इसके आगे आपको ये भी लिखना होगा, वाष्पीकरण दो प्रकार का होता है। एक है वाष्पन और दूसरा है क्वथन। एक है क्या? वाष्पन और दूसरा क्या है? क्वथन। हम वाष्पन और क्वथन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको वाष्पन किसे कहते हैं आपको बताया था मैंने कि यह प्रक्रिया प्रत्येक ताप पर संपन्न होती है। इसमें कोई भी पदार्थ जो द्रव की अवस्था में होता है वो धीरे धीरे गैस की अवस्था में बदलता रहता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी वाष्पन की प्रक्रिया। अब हम इसको जानेंगे अणुगत सिद्धांत के आधार पर वाष्पन किसे कहते हैं। किसके आधार पर? अणुगत के सिद्धांत के आधार पर कि वाष्पन किसे कहते हैं। आपको बता दें कि जैसे कि मैंने कहा कि ये क्रिया जो है वो प्रत्येक ताप पर होती है, और ये तीन बातों पर निर्भर करती है। वायु के वेग पर निर्भर करती है, और क्या करती है? ताप पर निर्भर करती है। ताप बढ़ाने से बढ़ती है, वायु का वेग बढ़ाने से बढ़ती है, क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ती है। लेकिन अणुगत सिद्धांत की, यानी कि जो द्रव में अणु पाए जाते हैं उनके आधार पर हम इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। आइए एक बर्तन बना लेते हैं, इसमें द्रव भर देते हैं। आपको तो पता है कि द्रव के जो अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, इसलिए वो आपस में इधर उधर गति करते रहते हैं, और गति करते समय वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। टकराते टकराते कुछ अणु ऐसे होते हैं जो द्रव की जो ऊपरी सतह होती है वहाँ पर आ जाते हैं, और उनकी गतिज ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि वे अपनी सतह को छोड़कर वायुमंडल में चले जाते हैं, और ये प्रक्रिया लगातार हमेशा हर समय चलती रहती है। आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा। अणुगत सिद्धांत के आधार पर वाष्पन की व्याख्या। तो इसमें हम क्या लिखते हैं कि द्रव के जो अणु होते हैं वो क्या अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। उनका कोई नियम नहीं होता कि इधर ही पूर्व ही जाना है, पश्चिम ही जाना है। तो अनियमित रूप से क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं, वो आपस में टकराते रहते हैं। और टकराने से किसी, जैसे दो लोग आपस में टकराते हैं तो एक की गति कम हो जाएगी, एक की हो सकता है बढ़ जाए, या पहली की घट जाए, दूसरी की बढ़ जाए, या दूसरी की बढ़ जाए, पहले की घट जाए। तो जब इधर उधर वो गति करते रहते हैं, जो अणु हैं ये कभी ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर ये गति करते रहते हैं, तो आपस में टकराते भी रहते हैं। टकराने से एक की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, दूसरे की घट जाती है। तो जो अणु टकरा करके ऊपरी पृष्ठ पर आ जाते हैं, सबसे ऊपर तली पर, तो आने के बाद उनके साथ क्या होता है कि उनकी गतिज ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सतह को छोड़कर वायुमंडल में चले जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। क्वथन क्या होता है कि जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, ठीक है ना, वो हेडिंग खत्म हुई। अगला पॉइंट है हमारा क्वथन। क्वथन किसे कहते हैं?
तो जब हम किसी द्रव को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने से क्या होता है, उनको ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है। ऊष्मीय ऊर्जा मिलने के कारण वो उनकी गति जो आपस में अनियमित रूप से पहले गति कर रहे थे, ऊर्जा मिलने के कारण उनकी गति तेज हो जाती है और तेजी से वो दौड़ने लगते हैं। जब उनकी अनियमित रूप से जो गति थी वो तेज हो जाती है, तो गति तेज होने की वजह से वो एक दूसरे से जो टकराते हैं वो भी तेजी से ही टकराते हैं। और टकराने के बाद तो उसमें क्या होता है, अब तक जब तक उसको ऊर्जा नहीं दी गई थी तब तक कुछ ही अणु आपस में टकराते थे, कुछ ही अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती थी, कुछ ही अणु सतह को छोड़कर वापस वायुमंडल में जाते थे। लेकिन जब हम ऊर्जा देने लगते हैं तो ऊर्जा देने की वजह से क्या होता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा अणुओं के पास ज़्यादा ऊर्जा होती है, जिससे वो अनियमित रूप से गति तो करते हैं लेकिन उनकी गति ज़्यादा हो जाती है। गति अधिक होने के कारण वो जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वो उनकी ऊर्जा और बढ़ जाती है, जिससे वो और जल्दी वायुमंडल में जाने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि पूरा द्रव उछलने लगता है कि उसके सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी हो जाती है कि सभी अणु भाग करके वायुमंडल में जाना चाहते हैं, जिसे हम क्वथन या उबलना कहते हैं, या जिसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अच्छा, जिस ताप पर ये क्वथन हो गया, क्योंकि वाष्पन तो प्रत्येक ताप पर होता है लेकिन क्वथन प्रत्येक ताप पर नहीं होता है। तो अगर इसकी जो परिभाषा, क्वथन का जो डिफिनीशन क्वथन किससे कहते हैं, इसको तो आप लिख सकते हैं इस तरह कि जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो गर्म करते करते से एक समय ऐसा आता है कि द्रव के प्रत्येक भाग से वाष्पन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसे हम क्वथन कहते हैं, और द्रव में बुलबुले उठने लगते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं, द्रव में बुलबुले उठने लगते हैं, जिसे हम क्वथन कहते हैं। क्वथन से रिलेटिव एक और परिभाषा निकल के आती है, क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब जैसे जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है ना, तो उसका जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। रही बात परिभाषा किसे कहते हैं क्वथनांक, तो आप कह सकते हैं कि जिस ताप पर कोई भी द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, या जिस ताप पर किसी द्रव के प्रत्येक भाग से वाष्पन की क्रिया चालू हो जाती है, उस ताप को, उस द्रव का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, आइए वाष्पन और क्वथन में अंतर जान लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। इसको भी आपको लिखना होगा, वाष्पन और क्वथन में अंतर, दोनों में क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहला अंतर है कि वाष्पन प्रत्येक ताप पर होता है, वाष्पन जो है वो प्रत्येक ताप पर होता है, लेकिन क्वथन एक निश्चित ताप पर होता है, एक निश्चित ताप पर होता है। ठीक है ना। क्वथन वाष्पन में क्या है, इसमें वाष्पन में सिर्फ जो सतह पर होते हैं, जो सबसे ऊपरी सतह पर हमारे अणु होते हैं वही बाहर जाते हैं। इसमें लिखेंगे आप, इसमें सिर्फ ऊपर की सतह के अणु वायुमंडल में जाते हैं। इसमें क्या होता है, द्रव के प्रत्येक भाग से द्रव के अणु वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाते हैं। ये दूसरा अंतर हो जाता है। वाष्पन धीरे धीरे होता है, वाष्पन क्या है, धीरे धीरे, धीमे धीमे होता है। यह क्रिया क्या होती है, धीरे धीरे। लेकिन क्वथन की क्रिया बहुत तेजी के साथ होती है, बहुत तेजी के साथ वाष्पन की क्रिया होती है। लेकिन वाष्पन में क्या होता है कि इसमें ताप, वायु का प्रवाह, और क्या भाई तीसरा क्या था, क्षेत्रफल, ये इन तीन बातों पर निर्भर करता है। लेकिन ये ना तो ताप पर, ना तो वायु के प्रवाह पर, ना तो क्षेत्रफल पर, इन सब पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि आप किसी भी द्रव को जितने ताप पर उबलता है उतने ताप तक जब वो हीट कर देते हो
तो उसका जो क्वथनांक जो उसका वाष्पन की जो दर है वो एक निश्चित हो जाती है। यानी कि फिर आप हवा बहाओ या क्षेत्रफल बढ़ाओ, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वाष्पन की क्रिया 3 बातों पर निर्भर करती है। ताप पर, ताप बढ़ाने से बढ़ती है घटती है, और वायु का प्रवाह अगर बढ़ाते हैं तब भी वाष्पन बढ़ता है, और क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। यह आपको अंतर लिखना होता है। आपको बता दें कि क्वथन जो होता है ये उबलना, क्वथन कुछ जैसे दाब बढ़ाने से इसका कुछ प्रभाव पड़ता है कि जैसे कोई द्रव का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। यदि आप द्रव पर लगने वाले दाब को बढ़ा देते हैं तो क्वथनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यदि आप द्रव पर लगने वाले दाब को घटा देते हैं तो क्वथनांक भी घट जाता है। जैसे कि हम पहाड़ों पर अगर किसी बर्तन में भोजन पकाते हैं, कुकर में नहीं, किसी बर्तन में भोजन पकाते हैं, जल को उबालने की कोशिश करते हैं, सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। यदि हम पहाड़ों पर जाते हैं और जल को उबालने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि जल हमारा बहुत जल्दी उबल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहाड़ों पर वायु का जो दाब है वो घट जाता है। वायु दाब घटने की वजह से द्रव हमारा जल्दी से, यानी कि कम ताप देने से ही उबलने लगता है। और अगर हम वायु का दाब बढ़ा देते हैं तो हमें अधिक तापमान देना पड़ता है, अधिक टेम्परेचर उसका बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसका क्वथनांक बढ़ चुका होता है। जैसे हमारा प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर में वायुदाब बढ़ जाता है। वायुदाब बढ़ने की वजह से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि उबलने का जो ताप है वो बढ़ जाता है। जो उबलने का ताप बढ़ जाता है तो हम जल्दी से उसे गर्म करके और भोजन को जल्दी बना लेते हैं। अब आपको बताते हैं आज की आखिरी हेडिंग। अगले दिन हम आपको कोशिश करेंगे कि एक नए लेसन के साथ प्रेजेंट हुआ जाए। तो अगली हेडिंग है हमारी ऊर्ध्वपातन। क्या है? ऊर्ध्वपातन। अच्छे से लिखेंगे, गलती नहीं करेंगे। वो कौन सी प्रक्रिया है जिसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं? तो आपको बता दें कि ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी द्रव पदार्थ हमारा कोई भी ठोस पदार्थ जब उसे हम गर्म करते हैं तो वो द्रव में, ठोस से द्रव में ना बदल करके सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना? क्या होता है? जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। राइट? उसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। अगला है आपका संघनन। एक चीज़ और बता दें, ऊर्ध्वपातन का उपयोग कहाँ किया जाता है? जब हमें कोई ऐसे दो पदार्थ मिले कि जिसमें से एक ऊर्ध्वपातित होता हो, यानी कि ठोस से सीधा गैस में बदलता हो, और एक ठोस से द्रव में बदलता हो। तो ऐसे दो पदार्थ यदि आपस में मिल गए हैं तो उनको अलग करने में हम ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। ठीक है ना? चलते हैं, अगला आपको बताते हैं संघनन। संघनन बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है। संघनन कि जब किसी हम गैस को ठंडा करते हैं, जैसे जलवाष्प है, जल के वाष्प होते हैं, यदि हम जलवाष्प को ठंडा करते हैं तो जलवाष्प हमारा द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो वही बता रहा है कि जब कोई गैस पदार्थ या जब कोई पदार्थ गैस अवस्था से किस में बदल जाए? द्रव अवस्था में। जब कोई पदार्थ
गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो उसे क्या कहते हैं? संघनन कहते, यानी कि गैस को द्रव में बदलना क्या कहलाता है? आपका संघनन कहलाता है। ठीक है, आपका एक और बचा है हिमीकरण, उसको भी देख लेते हैं। क्या है हिमीकरण? हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। हिम का मतलब होता है बर्फ। बर्फ कैसी होती है? ठोस। यानी कि जब कोई द्रव को हम ठंडा करते हैं, जब किसी द्रव पदार्थ को हम ठंडा करते हैं तो द्रव अवस्था से वो जब वो ठोस अवस्था में बदलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? हिमीकरण कहते हैं। और जिस ताप पर यह प्रक्रिया संपन्न होती है, जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव से ठोस में, द्रव से किसमें? ठोस में बदल जाता है उसे उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ठीक है, पहले तो हिमीकरण किसे कहते हैं? तो हिमीकरण कौन सी प्रक्रिया है कि द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। और जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ कोई द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ में बदल जाता है तो उस ताप को, उस पदार्थ का हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ठीक है ना। आज ये आपका लेसन समाप्त होता है। अब आपको हम अगले दिन अगले लेसन के साथ मिलते हैं। तब तक इसे लिख लीजिए और याद कर लीजिए।